बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह की और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो तीसरा अध्याय है जल संसाधन, इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर आ जाएगा जो जल की कमी से प्रभावित है वह आ जाएगा ख, ग, घ। और जो जल की कमी से अप्रभावित है वो आ जाएगा क। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसका उत्तर है ग। तीसरा, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखे। इसका उत्तर ये है, तीसरे का उत्तर ये है, तीसरे का उत्तर ये, तीसरे का क, ख, ग, घ, ये तीनों को फिर से लिखना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। इसका उत्तर है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। हम इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनःपूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल प्रदूषित होता है किंतु समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारक क्या है। इसका उत्तर है, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। हानियाँ, नदी पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों से स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मजबूत वनस्पति और मिट्टियों जल में डूब जाती है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है।
तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, राजस्थान के अर्ध और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टोका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। जिसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था तथा टाकों में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टोकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिले। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। दूसरा प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की उपपद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। इसका उत्तर, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोग को वर्षा उपधि और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टाकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदी व झरने के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा क्षेत्र जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहार इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए
बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय से भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण का भंडारण किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।